नमस्कार, मैं CS पटेल, बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष का अध्ययन अध्यापन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन टीचिंग पहुंचाने का प्रयास शुरू कर दिया है। तो आइए बच्चों, इसी क्रम में आज हम सीखने वाले हैं कक्षा 10वीं में भूगोल। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, कक्षा 10वीं में आज हम पढ़ेंगे भूगोल यानी ज्योग्राफी, जिसमें आज हम देखने वाले हैं प्राकृतिक संरचना एवं अपवाह तंत्र भारत यानी फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज इंडिया। तो बच्चों, ये देखिए हमारी पृथ्वी है और हम बात कर रहे हैं ज्योग्राफी अर्थात भूगोल की बात कर रहे हैं। सो बच्चों, अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी derives from the Greek geographia, a literal translation of which would be to describe or write about the earth. The first person to use the word geography was Eratosthenes. So बच्चों, हम बात कर रहे हैं फादर ऑफ ज्योग्राफी इराटोस्थेनीज की। तो आइए स्टूडेंट्स, इन्हें याद करते हुए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं दो ध्वज की बात करें। देखिए, दो स्क्रीन पर आपको दो ध्वज दिखाई दे रहे हैं, राइट, जो कि कक्षा 10वीं का जो पाठ्यक्रम है भूगोल का, इसका सीधा संबंध इन्हीं दो ध्वजों से है, राइट। तो हम चलिए थोड़ा संकेत दे देते हैं। पहले ध्वज की अगर बात करें, बाईं तरफ के ध्वज के संदर्भ में जो संकेत है, विश्व में जनसंख्या के आधार पर दूसरा सबसे बड़ा देश। विश्व में यह देश मसालों के लिए प्रसिद्ध है। इस देश में क्रिकेट लोकप्रिय है। तो बच्चों, आपने पहचान लिया होगा, यस, हम बात कर रहे हैं भारत की। दाहिनी तरफ दो ध्वज है, यानी उसे आप ध्यान से देखिए। उसके संदर्भ में यह देश सांबा नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। इस देश को विश्व का कॉफी पॉट कहा जाता है। इस देश में फुटबॉल लोकप्रिय है, राइट। तो बच्चों, यहाँ भी इसे आपने पहचान लिया होगा, यस, हम ब्राज़ील की बात कर रहे हैं। तो आइए बच्चों, भारत और ब्राज़ील को यस थोड़ा सा हम और समझने का प्रयास करें कि आखिर में भारत कहाँ पे है। ज़रा ध्यान से देखिए, भारत देख सकते हैं बच्चों, अगर गोलार्ध की बात करें यस, तो आप देख सकते हैं भारत, अगर पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध की बात करें तो बच्चों आप देख सकते हैं भारत किस तरह से पूर्वी गोलार्ध में आपको दिखाई दे रहा है। यस, तो भारत आपको दिखाई दे रहा है ग्रीनविच रेखा से, यानी हम जब बात करते हैं प्राइम मेरिडियन लाइन की, तो वहाँ से पूर्व की ओर बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, यस, पूर्व की ओर है। यानी भारत का समय देखिए किस तरह से आगे है, यानी हम ग्रीनविच रेखा की बात कर रहे हैं, यहाँ से देखते हैं। अब आइए हम ब्राज़ील का अध्ययन करने वाले हैं, तो ब्राज़ील को देख लेते हैं। तो देखिए, ब्राज़ील जो कि पश्चिमी गोलार्ध में आपको दिखाई दे रहा है, और ये आपको दिखाई दे रहा है ग्रीनविच रेखा अर्थात प्राइम मेरिडियन लाइन से ठीक पश्चिम की ओर दिखाई दे रहा है। यानी किस तरह से इसका समय पीछे है, ये हमें ध्यान रखना है। तो चलिए बच्चों, इसी क्रम में आप ध्यान रखें। आइए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ें। चलिए यहाँ और अच्छी तरह से आप समझ लीजिए, जब हम भारत की बात कर रहे हैं तो भारत देखिए बच्चों 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। यानी जो बीचों बीच 23.5 अंश जो कर्क रेखा है वो इसके बीचों बीच होकर गुजरती है, वो आप देख पा रहे हैं। और बच्चों, जब हम ब्राज़ील की बात करते हैं तो ब्राज़ील में देखिए 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश अर्थात जो मकर रेखा है वो देखिए इसके दक्षिणी हिस्से से होकर गुजरती है। जबकि अगर हम बात करें बच्चों 0 अंश अक्षांश के, अर्थात जब हम इक्वेटर की बात करते हैं, विषुवत वृत्त की बात करते हैं, तो आप देखिए यस, जो कि ब्राज़ील के उत्तरी क्षेत्र से होकर के गुजर रही है। जबकि भारत के देखिए, भारत से थोड़ा सा दूर दक्षिणी ओर वह 0 अंश
अक्षांश की बात कर रहे हैं अर्थात इक्वेटर की बात कर रहे हैं वो गुजर रही है। तो बच्चों इसका अपना बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। इसका जब आगे अध्ययन करेंगे हम, चाहे जलवायु या और जब चीज़ों का अध्ययन करेंगे तो निश्चित रूप से इसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहने वाला है। तो ये आप अपने दिमाग में जरूर रखिए। चलिए आइए इसी क्रम में और आगे बढ़ लेते हैं। बच्चों आज भारत के संदर्भ बात करें तो भारत के दर्शनीय स्थलों की बात करें तो आप देख सकते हैं ताजमहल की बात करें या भारत के सुंदर तमाम जो फूल बागानों की बात करें, भारत के गढ़ों किलों की बात करें या भारत के तमाम ऐसे जो प्राकृतिक कैनियन गार्ड्स की बात करें या बच्चों सुंदर भारत के अगर रमणीय दृश्यों की बात करें तो भेड़ा घाट या इस तरह के तमाम ऐसे जो है दर्शनीय स्थल है भारत में। तो बच्चों आइए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ लेते हैं। बच्चों आप स्क्रीन पर एक देखिए ध्यान से, भारत के प्राकृतिक मानचित्र को आप देख पा रहे हैं। तो जरा ध्यान से देखने का प्रयास कीजिए और इसके आधार पर एक प्रश्न है वो देखने का प्रयास कीजिए कि भारत में 6000 मीटर से अधिक ऊंचा भाग किस दिशा में स्थित है। तो चलिए बच्चों जरा ध्यान से देखिए। अगर हम बात करें मानचित्र देखने की तो आप मानचित्र किस तरह से देखा जा रहा है इसको पहले से आप पढ़ते आ रहे हैं, कक्षा 10वीं में आप हैं तो मानचित्र में एक इंडेक्स दिया रहता है, राइट। उस इंडेक्स को आपको ध्यान से समझना होता है। तो चलिए यहाँ पर इंडेक्स आप देख पा रहे हैं, हम आपको पॉइंट आउट कर रहे हैं। ये देखिए इंडेक्स आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ऊंचाई का पैमाना दिया हुआ है। ये आप देख सकते हैं बच्चों, जो कि ऊंचाई दी गई है वो उसकी यूनिट क्या है, उसकी मीटर, यानी ऊंचाई जो दी गई है वो मीटर में दी गई है। यस, तो आप देख सकते हैं 200, 600, 1000, 1500 ये सब मीटर में दिया गया है। यस, तो समुद्री सतह से ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है। अब उसके आधार पर आप समझ सकते हैं कि भारत में 6000 मीटर से अधिक ऊंचा भाग किस दिशा में स्थित है, वो आप जरा ध्यान से देखने का प्रयास कीजिए। तो आप देखेंगे बच्चों, यस, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ट्रायंगल के रूप में, यानी एक ट्रायंगल के रूप में आप देखिए, अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है ये 6000 मीटर से अधिक है, राइट। चाहे इसकी बात करें या इस क्षेत्र की बात करें, यहाँ भी आप देख सकते हैं। तो भारत में ये क्षेत्र 6000 मीटर से अधिक ऊंचा जो भाग है इसकी दिशा पूछ रहा है। तो ये जो क्षेत्र है अगर आप ध्यान से देखें तो इसकी जो दिशा आपको दिखाई दे रही है ये आप समझ सकते हैं कि इसकी दिशा उत्तरी पूर्वी यानी नॉर्थ ईस्ट, यस आप देख सकते हैं नॉर्थ ईस्ट जो है इसकी दिशा है। उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में देखिए 6000 मीटर से भी अधिक ऊंचे भूभाग आपको दिखाई देंगे इसी क्षेत्र में। अगर बात करें बच्चों, यस, तो भारत के संदर्भ की बात करें तो भारत में अगर आप देखें ध्यान से तो आप K2 देख सकते हैं, यस, या नंगा पर्वत देख सकते हैं जिसकी ऊंचाई 8000 मीटर से भी अधिक है बच्चों। जबकि अगर माउंट एवरेस्ट जो कि आप देख सकते हैं नेपाल में है। लेकिन बच्चों अगर बात करें तो इस क्षेत्र की अगर हम बात करें तो ये जो क्षेत्र हैं यहाँ पर जो 6000 मीटर से अधिक ऊंचाई अर्थात जो एक आइस लाइन होती है वो 6000 मीटर के लगभग होती है। अगर ऊंचाई की बात करें, अल्टीट्यूड की बात करें तो उसके ऊपर जहाँ अगर 8000 मीटर के आसपास अगर ये ऊंचाई है समुद्र तल से तो बच्चों वहाँ पर जो है बर्फ़ आप जो है देखेंगे, चाहे गर्मियों में आप देखेंगे चाहे सर्दियों में देखेंगे, आप वहाँ पर बर्फ़ जमा हुआ देखेंगे। तो चलिए ध्यान रखिए, आगे एक और प्रश्न ले लेते हैं। प्रायद्वीप में स्थित दक्षिण की ओर बहने वाली नदी ढूंढिए, वह किस नदी की घाटी का भाग है। तो चलिए, प्रायद्वीप का मतलब पेंसुलर, तो पेंसुलर एरिया में आ जाइए और ध्यान से देखिए आपको नदी ढूंढनी है।
तो चलिए हम आपको पॉइंट आउट कर दें, संकेत कर दें। तो आप अगर संकेत की बात करें तो यहाँ से आप देखिए, अगर पेंसुलर एरिया की बात करें, राइट, तो चलिए आपको इन क्षेत्रों में ढूंढना है। तो मुझे लगता है कि आपने अभ्यास किया हुआ है। अब ज़रा ध्यान से देखिए तो आप देख पाएंगे, यहाँ पर ज़रा ध्यान से देखिए बच्चों, आप देख पा रहे होंगे। अगर हम बात कर रहे हैं कि पूछा जा रहा है प्रश्न, देखिए, प्रायद्वीप में स्थित दक्षिण की ओर बहने वाली, तो दक्षिण की ओर बहने वाली जो नदी है, अगर आप ध्यान से देखें तो आपको दिखाई देगी बच्चों, ये प्राणहिता, जो नदी का नाम है वो प्राणहिता, एक सहायक नदी बच्चों जो कि दक्षिण की ओर बह रही है, और ये गोदावरी नदी की सहायक नदी। तो आप देखिए ध्यान से, जहाँ पर एरो का निशान शुरू होता है वहाँ पर गोदावरी लिखा हुआ है, तो गोदावरी नदी की सहायक नदी है प्राणहिता। तो इस तरह से बच्चों प्रश्न का उत्तर आपको दे देना है। आइए इसी क्रम में और अभ्यास कर लेते हैं। तो जरा ध्यान से देखिए, एक प्रश्न और, गहरे हरे रंग में दर्शाई गई उत्तर की ओर की भूमि की ढाल किस दिशा में है। तो जरा ध्यान से देखिए, इस जो ट्रायंगल है, अर्थात हम बात कर रहे हैं बच्चों, ये जो आप देख पा रहे हैं, जिस एक आयत जैसी आकृति जो हमने बनाई है, तो इस आयत जैसी आकृति में अगर आप ध्यान से देखिए तो गहरा रंग जो आपको दिखाई दे रहा है, यस, तो गहरे रंग से दर्शाई गई उत्तर की ओर की जो भूमि, इसका ढाल पूछा जा रहा है कि किस दिशा में है। तो बच्चों आपको देख करके पहचान में आ गया होगा कि ये जो क्षेत्र है, ये गंगा यमुना का जो मैदानी क्षेत्र है वो क्षेत्र है, और बच्चों यहाँ पर इसका ढाल तीर की दिशा के रूप में है। आप समझ सकते हैं, आपको याद आ गया होगा, यस, कि गंगा अपनी तमाम सहायक नदियों के साथ किस ओर बह रही है, आप देख सकते हैं पूर्व की दिशा की ओर बह रही है। तो दिशाओं का बहुत महत्व है मानचित्र में, राइट, ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। चलिए एक प्रश्न और देख लीजिए, अरावली पर्वत से छोटा नागपुर पठार के बीच में पड़ने वाले पठारों की सूची बनाइए। तो यहाँ पर पठारों को पूछा गया है, तो अरावली पर्वत से छोटा नागपुर के बीच में। तो आप जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमने बताने का प्रयास किया है, एक आयत के रूप में जो हमने खींचा हुआ है, राइट। अरावली पर्वत से लेकर के आप पश्चिम में आ जाइए, यस, तो पश्चिम में, अर्थात यहाँ पर जो देखिए ध्यान से अरावली लिखा हुआ है, अरावली पर्वत, तो यहाँ से अब आप जो है शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि जो आप आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले देखिए यहाँ मेवाड़ का पठार, यस, मेवाड़ का पठार लिखा हुआ है, तो मेवाड़ का पठार, यस। उसके आगे बढ़ते हैं तो आपको मालवा का पठार यहाँ पर दिखाई देता है, ये देखिए। उसके और आगे बढ़ते हैं तो आपको बुंदेलखंड का पठार दिखाई देता है, यस, यहाँ देख सकते हैं। उसके आगे और बढ़ते हैं तो आपको बघेलखंड का पठार दिखाई देता है। तो इस तरह से बच्चों पठारों की जो सूची बनाने की बात कही गई है, इनको आपको ध्यान रखना है। चलिए आइए एक प्रश्न और ले लेते हैं, पूर्वी घाट के शिखरों के नाम बताने हैं। तो पूर्वी घाट के शिखरों के नाम बताने हैं, तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट बहुत ही स्पष्ट है। हम आपको एक बार फिर से पॉइंट आउट कर दें, जब हम पूर्वी घाट की बात करते हैं, राइट, तो पूर्वी घाट के रूप में ये हैं, और पश्चिमी घाट के रूप में ये जो पश्चिमी घाट आप देख पा रहे हैं, ये पश्चिमी घाट है। तो चलिए पूर्वी घाट की ओर बढ़िए और देखिए, बताइए, या यहाँ पर देखिए पूर्वी घाट की अगर शिखरों की बात करें तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए तो आपको यहाँ पर महेंद्रगिरी दिखाई दे रहा है, यस। और बच्चों और आगे आप बढ़ते हैं तो यहाँ पर आप देखिए मलयगिरी, यहाँ पर आपको देखिए बीच में इसके मलयगिरी दिखाई दे रहा है। तो बच्चों इस तरह से प्रश्नों का उत्तर जो है आप दे सकते हैं, ध्यान रखें। आइए इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों हम अध्ययन करने वाले हैं आज भारत यानी इंडिया, भारत की प्राकृतिक संरचना के बारे में हम समझेंगे, यानी फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज, भारत की प्राकृतिक संरचना को हम समझने वाले हैं। तो ये है भारत का प्राकृतिक मानचित्र। भारत को देखिए निम्नांकित 5 प्रमुख विभागों में विभाजित किया जा सकता है। तो सबसे पहले
हिमालय देखिए, यस हिमालय को आप देख पा रहे हैं। हिमालय 2400 किलोमीटर तलवार की तरह, तलवार के आकार के रूप में 2400 किलोमीटर जो है कि लंबाई में लगभग ये फैला हुआ है। चलिए हम आगे देखेंगे इसे। तो हम हिमालय की बात कर रहे हैं। इसके बाद उत्तर भारतीय मैदान आप देख सकते हैं, जो कि यह भी व्यापक क्षेत्र में जो आप ग्रीन अर्थात हरे रंग में देख पा रहे हैं, ये उत्तर भारतीय मैदान जो तीर के निशान से दिखा रहे हैं, एक सुदूर देख सकते हैं उत्तर भारतीय मैदान। प्रायद्वीपीय क्षेत्र जो कि पीले क्षेत्र से आप देख पा रहे हैं, वो है पूरा प्रायद्वीपीय क्षेत्र। और इसके अलावा जो तटीय प्रदेश की बात करें, जो पिंक से आप देख पा रहे हैं, ये है तटीय प्रदेश। तटीय प्रदेश का मतलब समुद्र तटीय प्रदेश से है, ध्यान रखें। और द्वीप समूह बच्चों, जैसे अगर लक्षद्वीप की बात करें या अंडमान द्वीप समूह की बात करें, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की बात करें, तो इस तरह के द्वीप समूह हैं। तो बच्चों इस तरह से निम्नांकित जो 5 प्रमुख प्राकृतिक विभाग हैं, भारत को इस 5 प्रमुख भागों में बांटा गया है। आइए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों हम सबसे पहले हिमालय की बात करेंगे। हिमालय पर्वत अर्वाचीन बलित पर्वत है। बच्चों ये यहाँ पर देख सकते हैं कि जब वलित पर्वत की बात करते हैं यानी फोल्डिंग माउंटेन्स की बात करते हैं, तो देखिए उनका निर्माण किस तरह से होता है। बच्चों हिमालय पर्वत, जहाँ आज हिमालय पर्वत है बच्चों, यहाँ पर पहले कभी टेथिस नाम का सागर था। तो बच्चों टेथिस नाम का सागर था, लेकिन धीरे धीरे देखिए किस तरह से समुद्र धीरे धीरे गायब हो गया और किस तरह से जो फोल्डिंग माउंटेन अर्थात बलित पर्वत का निर्माण हुआ है, वो आप जैप इमेज के द्वारा स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस तरह से जो फोल्डिंग माउंटेन है वो उसका निर्माण हुआ। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिस टेथिस सागर की बात करें, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट को देखिए ध्यान से, किस तरह से जो प्लेटों के खिसकाव की बात कर और यूरेशियन प्लेट की बात करते हैं, इन्हीं के बीच में देखिए टेथिस सागर था। और देखिए किस तरह से धीरे धीरे टेथिस सागर जो है वो जो है गायब हो गया और धीरे धीरे वहाँ पर फोल्डिंग माउंटेन अर्थात जो आज का हमारा हिमालय पर्वत है, ये हिमालय पर्वत जो कि जिसे अर्वाचीन बलित पर्वत कहा जाता है। यस, आइए बच्चों इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। तो हम हिमालय की बात कर रहे हैं। तो बच्चों हिमालय पर्वत अर्वाचीन बलित पर्वत है, तजाकिस्तान के पामीर पठार से पूर्व। बच्चों पामीर पठार की बात करें, पामीर जो कि तजाकिस्तान के पामीर पठार या पामीर की गांठ के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ से शुरू होकर पूर्व में अगर हिमालय की बात करें, यस तो हिमालय जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, यस तो बच्चों ये जो देख पा रहे हैं ये तलवार की तरह, ये 2400 किलोमीटर, लगभग 2400 किलोमीटर के आसपास, तो तजाकिस्तान के पामीर पठार से पूर्व तक हिमालय फैला हुआ है। यह एशिया महाद्वीप की प्रमुख पर्वत श्रृंखला है। भारत में जम्मू और कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक हिमालय फैला हुआ है। ये अगर भारत की बात करते हैं तो भारत में जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक हिमालय फैला हुआ है। हिमालय में कोई एक पर्वत श्रेणी न होकर अनेक समानांतर पर्वत श्रेणियों का समावेश है। तो यहाँ पर कई पर्वत श्रेणियों का समावेश है, ये ध्यान रखना है। जैसे हमने अगर बात की कश्मीर हिमालय की बात करते हैं, कुमाऊं हिमालय की बात करते हैं, नेपाल हिमालय की बात करते हैं, असम हिमालय की बात करते हैं, तो इस तरह की जो है तमाम समानांतर श्रेणियाँ हैं। शिवालिक श्रेणी सबसे दक्षिणी पर्वत श्रेणी है और ये सबसे नवीन पर्वत श्रेणी मानी जाती है, जो कि सबसे दक्षिणी जो पर्वत श्रेणी है वो शिवालिक है और ये सबसे नवीन पर्वत श्रेणी मानी जाती है। बच्चों हम हिमालय की बात कर रहे थे, तो आइए हम जिस शिवालिक की बात कर रहे थे जो कि सबसे दक्षिणी है वो हम आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं। ये देखिए शिवालिक पर्वत श्रेणी की जो बात कर रहे थे यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर आप समझ सकते हैं ये सबसे दक्षिण में है। जो शिवालिक पर्वत श्रेणी है वो सबसे दक्षिण में है, आप देख सकते हैं। जिस पामीर की बात कर रहे हैं यहीं पर ये पामीर ग्रंथ या पामीर गांठ के नाम से जाना जाता है। राइट बच्चों, यहाँ से आप देख सकते हैं चाहे हिंदुकुश की बात करें या कुनलुन की बात करें, और यहाँ से ये जो
हिमालय की तमाम पर्वत श्रेणियों की बात कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हिमालय की पर्वत श्रेणियों की हम बात कर रहे हैं। तो बच्चों, शिवालिक पर्वत श्रेणी से उत्तर की ओर जाते समय लघु हिमालय, वृहद हिमालय से हिमाद्री कहते हैं एवं हिमालय से परे पर्वत श्रेणियाँ मिलती हैं। ये श्रेणियाँ क्रमशः नवीन से प्राचीन हैं और इन्हीं पर्वत श्रेणियों को पश्चिम हिमालय यानी कश्मीर हिमालय, मध्य हिमालय, कुमाऊं हिमालय व पूर्व हिमालय, असम हिमालय में विभाजित किया जा सकता है। राइट, तो इस तरह से ध्यान रखिए, पश्चिम हिमालय, मध्य हिमालय और असम हिमालय। राइट, तो इन जो है कि इन्हें इस रूप में विभाजित किया जा सकता है। चलिए ये ध्यान रखिए। आइए इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे। हम उत्तर भारतीय मैदान की यानी नॉर्थ इंडियन प्लेन्स की बात कर लेते हैं। ये स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया। बच्चों, यह प्राकृतिक विभाग हिमालय के दक्षिण तलहटी से भारतीय प्रायद्वीप की उत्तरी सीमा तक फैला हुआ है। यस, तो यहाँ पर इसे आप समझना है आपको। जब हम बात करते हैं तो देखिए, हिमालय के दक्षिण तलहटी का जो क्षेत्र है वहाँ से ये पूरा जो फैला हुआ है, ये आप देख सकते हैं कि जो ये प्रायद्वीपी जो पेंसुलर एरिया है उसके उत्तरी सीमा तक ये फैला हुआ है, ये समझना है। वैसे ही पश्चिम की ओर राजस्थान, पंजाब से पूर्व में असम तक फैला हुआ है। ये अगर उत्तर भारतीय मैदान की बात करें तो जो राजस्थान का कुछ हिस्सा है जो कि मैदानी क्षेत्र, वो पंजाब से पूर्व में और असम तक फैला हुआ है। ये तो इस तरह से जो इसका विस्तृत क्षेत्र है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये राजस्थान का जो ये क्षेत्र है, ये बच्चों मरुस्थलीय क्षेत्र है और पूरा आगे ये जो है आसाम तक आप बढ़ेंगे तो ये मैदानी क्षेत्र आपको दिखाई देता है। यह भाग अधिकांश रूप से निचला एवं समतल है। तो उत्तर भारतीय मैदान यानी नॉर्थ इंडियन प्लेन्स की हम बात कर रहे हैं। बच्चों, भारत के पश्चिम बंगाल राज्य का अधिकांश भाग एवं बांग्लादेश मिलाकर गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान का त्रिभुज प्रदेश बनता है और इस त्रिभुज प्रदेश का नाम सुंदरबन है। राइट, यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस सुंदरबन की बात कर रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, यस देख सकते हैं द सुंदरबंस। राइट, तो बच्चों इस प्रदेश का नाम सुंदरबन है। यह विश्व का सबसे विशाल त्रिभुज प्रदेश है। त्रिभुज प्रदेश अर्थात जिसे डेल्टा कहा जाता है। तो सुंदरबन का डेल्टा पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ और उसको विस्तृत करके दिखाया गया है। सुंदरबन स्क्रीन पर देखिए ध्यान से, यस यहाँ पर और भी उसे विस्तृत करके दिखाया गया है। तो इस तरह से ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा प्रदेश है सुंदरबन प्रदेश की प्रतिमा। तो बच्चों, हम नॉर्थ इंडियन प्लेन्स की बात करें, इस प्रदेश का नाम सुंदरबन है। यह विश्व का सबसे विशाल त्रिभुज प्रदेश अर्थात डेल्टा है। आप देख सकते हैं बच्चों, इसमें विविध प्रकार के जो अगर पशुओं की बात करें, पक्षियों की बात करें, ये यहाँ रहते हैं। तो एक बड़ा जो डेल्टा बना हुआ है बच्चों, इस जहाँ पर जिसकी हम बात कर रहे थे, देख सकते हैं। बच्चों, उत्तर भारतीय मैदान के पश्चिम भाग में रेगिस्तान है और यह थार का रेगिस्तान या मरुस्थली के नाम से प्रसिद्ध है। राजस्थान का अधिकांश भाग इस रेगिस्तान से व्याप्त है। तो बच्चों, यहाँ जरा ध्यान से देखिए, जिस थार डेजर्ट की बात कर रहे हैं, इस यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है थार डेजर्ट। ध्यान से देखिए, राजस्थान में अधिकांश भाग इसका जो व्याप्त है वो आप ध्यान से देखिए। तो ये थार डेजर्ट है। हम थार डेजर्ट की बात करें, थार का रेगिस्तान या मरुस्थली क्षेत्र। तो बच्चों आप देखिए, जो कि ऊंट आप देख पा रहे हैं रेगिस्तान में, इसे रेगिस्तान का ये जहाज कहा जाता है। ऊंट किस तरह से तेजी से भाग रहा है ये आप देख सकते हैं। तो आप विस्तृत रूप से यहाँ पर बड़े पैमाने पर रेत देख सकते हैं। थार के रेगिस्तान में मरुस्थलीय क्षेत्र में बड़े पैमाने पर आपको रेत के टीले
दिखाई पड़ेंगे। आज बच्चों इसी क्रम में हम राजस्थान का अधिकांश भाग रेगिस्तान से व्याप्त है, इसकी चर्चा कर रहे हैं। इसके उत्तर की ओर के भाग को पंजाब के मैदानी प्रदेश के नाम से जानते हैं। इस जो रेगिस्तान का जो मरुस्थलीय प्रदेश आप देख पा रहे हैं राजस्थान का, उसके उत्तर की ओर बढ़ते हैं बच्चों, तो उसके उत्तर की ओर जब बढ़ते हैं तो वहाँ हमको पंजाब के मैदानी प्रदेश के नाम से उसे जानते हैं। और बच्चों यह प्रदेश अरावली पर्वत व दिल्ली पर्वत श्रेणियों के पश्चिम की ओर फैला हुआ है। इस हम बात कर रहे हैं पंजाब प्लेन्स की बात कर रहे हैं। और इस मैदान का निर्माण सतलज और उसकी सहायक नदियों के डिपोजिशन अर्थात निक्षेपण कार्य से हुआ है। सामान्यतः पंजाब मैदान की ढलान पश्चिम की ओर है। राइट, ध्यान रखिए जब हम बात कर रहे हैं पंजाब प्लेन्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ नंबर 1 पर देखिए, नंबर 1 जो लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए नंबर 1, तो ये जो है इसकी जो ढलान है बच्चों, इस पंजाब के मैदान की ढलान जो है वो पश्चिम की ओर है। राइट, ध्यान रखिए, ये आपको ध्यान रखना है। ये मैदानी प्रदेश की मृदा उपजाऊ होने के कारण यहाँ पर कृषि व्यवसाय बड़े पैमाने पर होता है। बच्चों आपने पंजाब की कृषि के बारे में, खेती के बारे में सुना होगा कि पंजाब में एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन है वो बहुत अच्छी तरह से होता है। तो उसका जो मुख्य कारण है वो पंजाब प्लेन्स अर्थात पंजाब का मैदानी प्रदेश है। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपने समझ लिया है। तो आइए थोड़ा अभ्यास कर लेते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर एक कथन है, तो ये कथन सत्य है या असत्य आपको बताना है। तो असत्य कथन अगर है तो उसे सुधार कर फिर से लिखना है। कथन 1 है, हिमालय पर्वत अर्वाचीन बलित पर्वत है। तो बच्चों आपको याद आ गया होगा, यस, ये कथन बिल्कुल सत्य है, हिमालय पर्वत अर्वाचीन बलित पर्वत है। आइए कथन और ले लेते हैं। अगर कथन सत्य है तो ठीक है, असत्य है तो उसे आपको सुधार कर लिखना है। जैसे थार का रेगिस्तान या मरुस्थल का अधिकांश भाग पंजाब राज्य में व्याप्त है। तो बच्चों आपको कथन सुनते ही, कथन आपको देखते ही याद आ जाएगा कि जब थार के रेगिस्तान की बात करते हैं, मरुस्थल की बात करते हैं, उसमें तो लिखा कि अधिकांश भाग पंजाब राज्य में व्याप्त है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अरे ये तो कथन असत्य है। तो बच्चों असत्य कथन को आपको सुधारना है। तो आप इस तरह सुधारेंगे, उसको सत्य करेंगे। थार का रेगिस्तान या मरुस्थल का अधिकांश भाग राजस्थान राज्य में व्याप्त है। राइट, तो पंजाब में नहीं बल्कि आप लिखेंगे राजस्थान राज्य में व्याप्त है। इस तरह से कथन को आपको जो असत्य है उसे सत्य करके लिखना है। तो चलिए बच्चों, हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। राइट, तो बच्चों आप बृहन मुंबई महानगर पालिका के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।